प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके कुछ माइका यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मैंने पिछले कई वीडियो बना चुका है न्यूमेरिकल से रिलेटेड और थियोरी से रिलेटेड। जो भी प्रश्न उत्तर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं उन सबको मैं चाहूँगा कि आप उसे जाकर अवश्य देखें, क्योंकि इसी में आप को अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। क्योंकि मैं उन सभी इम्पोर्टेंट वीडियो में और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे 2025 के एग्ज़ाम के लिए। इसके पिछली बार भी हमने जो क्वेश्चन बताए थे वो सभी के सभी लगभग क्वेश्चन आए थे। नाम मात्र एक दो तो क्वेश्चन जरूर इधर उधर हो जाता है, लेकिन मैं बता दूं कि 98% क्वेश्चन हमारे बताए हुए में से आए थे, वो चाहे वो विभिन्न सेट में से ही क्यों ना हो। तो उसमें से देखिए, मैं यही कहूँगा कि आप अपना समय ज़्यादा बर्बाद न करें। सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लें, उसके बाद जो बाकी बचेगा उसको उस थियोरी को पढ़कर यानी एक सिरे से पढ़कर समझते हुए पढ़कर उससे चले जाइएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है इसमें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण का निगमन कीजिए। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान निकालना है, बल आघूर्ण का सूत्र का निगमन करना है कि वो सूत्र क्या होता है। देखिए आपको बता दें कि ये देखिए जैसे कह रहा है कि माना एक आयताकार लूप ABCD है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक आयताकार लूप ले रहे हैं जिसका नाम क्या है ABCD। देखिए ABC और ये D है, तो इस तरीके से ABCD है और इसमें कह रहा है कि एक समान बाह्य ABCD एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि ABC और D ये आपका एक लूप है, आयताकार लूप, जिसको B यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए ये एरो की तरह बनाया गया है, इस चुंबकीय क्षेत्र में इसे रखा गया है। अब कह रहा है कि लटकाया गया है और माना लूप की लंबाई कितनी है L है, यानी इसकी लंबाई कितनी है L है, यानी AB यदि L है तो D और C या C और D भी कितना होगा, AB अगर L है तो DC का ये या CD भी कितना होगा, L होगा। और इसके बाद कह रहा है और चौड़ाई जो इसकी है B है, यानी इसकी चौड़ाई B है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे चौड़ाई ये B है, तो ये अगर B है तो ऊपर वाला भी कितना होगा, B होगा। यानी BC अगर आपका B है, BC आपका B है, तो फिर AB भी कितना होगा, AD आपका कितना होगा, वो भी B होगा। तो आयत का जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है इसके अनुसार। और आप देख रहे हैं यहाँ पे F4 नीचे की ओर लग रहा है, F3 ऊपर की ओर, और इधर F1 लग रहा है, इधर F2 बल लग रहा है। तो आप ये देख रहे हैं, ये आपका चित्र रहा। अब देखिए इसमें क्या और क्या बता रहा है, कह रहा है कि जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यानी इस धारावाही चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, तो जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। यानी अब देखिए इसकी जो दिशा होगी, इसकी क्या दिशा होगी, जो ये बल कार्य कर रहा है उस बल की दिशा क्या होगी, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हमको पता चल जाता है। अब देखिए अब कह रहा है कि जब लूप में धारा I प्रवाहित करते हैं, यानी इसी ABCD लूप में जब I धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, पहली चीज़ क्या कि लूप की जो भुजा AB है, AB पर बल कौन सा लगता है, F1। अब देखिए AB पर आपका बल कौन सा लग रहा है, AB पर आपका F1 बल लग रहा है, और इस तरीके से ये बल भी कैसा होगा, F1 बल। ये बल बराबर जो चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है उसका मान होता है IBL। ये लंबाई हो गई, ये धारा हो गई, और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, B चुंबकीय क्षेत्र हो गया, I धारा हो गई और L आपका लंबाई हो गया उसका। तो अब देखिए लंबवत ऊपर की ओर लगेगा यह बल जो है, F1 जो बल है जो AB पर लग रहा है वो लंबवत ऊपर की ओर लगेगा। ये आप इधर से भी समझ सकते हैं। देखिए मैंने एक और चित्र बनाया हुआ है, इस चित्र से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जो AB पर जो बल लग रहा है, यानी ये आपका जो भुजा है वह इस पर B भुजा, तो ये जो B चौड़ाई थी उसकी ना, ये B उसकी चौड़ाई थी, और इसी में से इस पर जो इधर की ओर एक जो भुजा जा रही थी AB, उस पर F1 बल लग रहा है। वो किधर लग रहा है, देखिए लंबवत ऊपर की ओर।
और इसके बाद फिर कह रहा है जो लूप की भुजा DC है, जो लूप की भुजा DC है, तो DC भुजा पर F2 बल लग रहा है, और F2 बल लग रहा है उसमें भी वो अभी बल जो होता है IBL ही होगा, यानी लेकिन अब इसमें F2 जो बल लग रहा है वो लंबवत नीचे की ओर लग रहा है, यानी दूसरी भुजा के पर आपका बल लग रहा है। अब देखिए इधर ये जो है ये आपका अगर लंब निकाला जाए इसका, ये आपकी भुजा B हो गई, और इससे अगर रेखा खींचा जाए जो बल लग रहा है उसको, और इधर जो आपका जो भुजा है उसको अगर मिलाया जाए दोनों को, तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे थीटा कोण बनेगा, तो यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बना। तो इस देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये लंब होगा, और हमें ये क्या कर्ण आपको पता है, और तो इस तरीके से आप अगर ये कर्ण पता है और लंब हमें निकालना हो, तो क्या है कि लंब का मान अगर निकालना हो तो ये साइन थीटा रख सकते हैं कि लंब और कर्ण का अनुपात है, तो लंब और कर्ण का अनुपात अगर हम देख रहे हैं तो ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर जो होगा लंब आपका जो है वो निकालना है, और कर्ण आपको पता है कि ये हमारा B है, तो यहाँ पे कर्ण की जगह हमने B रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो लंब का बराबर कितना हो जाएगा, B का मल्टीप्लाई साइन थीटा में, तो B साइन थीटा हो जाएगा, ये आपका लंब बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से अब देखिए माना किसी क्षण लूप की अक्ष जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती है, यानी जो लूप की जो अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैसा कोण बना रही है, यानी थीटा कोण बनाती है। तो इस तरीके से आप समझिए। और देखिए ये एक चीज़ और यहाँ पे बता दें कि भुजा जो AD है, जो ऊपर लूप था उसकी भुजा AD और BC पर दो बल लग रहे हैं। AD पर कौन सा बल F3 और BC पर कौन सा बल F4 लग रहा है, जो परस्पर बराबर है और विपरीत है। तो इसका जो परिणामी होगा, यानी जो रिएक्टेंट जो होगा रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि F3 और F4 का रिजल्टेंट फोर्स जब आपस में विपरीत दिशा में है और बराबर हैं, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा यानी कि परिणामी बल वह कितना होगा, शून्य होगा। तो इसकी बात ही खत्म हो जाती है। तो F3 और F4 बराबर 0 हो गया, और इस तरीके तो यहाँ पे F1 और F2 का मान आप देख रहे हैं, लेकिन F3 और F4 का मान आपका 0 होगा। क्यों 0 होगा ये आप जान गए कि बराबर ये दोनों आपस में बराबर हैं F3 और F4, लेकिन विपरीत दिशा में है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा परिणामी बल वह कितना, शून्य होगा। तो इसकी बात खत्म हो जाती है। अब देखिए आगे चलते हैं। ये यहाँ तक आपका ये माना कि कह रहा है कि किसी क्षण या किसी समय लूप की अक्ष जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती है। तो लूप पर लगने वाला जो बलाघूर्ण होगा, बलाघूर्ण टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर क्या होता है, बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब इसका मतलब लंब, यानी लंब का मान अभी हम निकाले हैं B sin थीटा, और बल आपका निकला है कि IBL होता है, जो F1 लीजिए चाहे F2 लीजिए, तो उस पर कितना बल लग रहा है, दोनों में IBL ही लग रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब इसे अगर क्रम में कर लिया जाए तो I को अलग कर लिया और B को साइन थीटा के साथ रख दिया, तो ये B साइन थीटा हो गया, और L और B को गुणे में कर दिया, यानी लंबाई और ये B जो चौड़ाई थी। तो इसको एक साथ करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना होता है, ये क्षेत्रफल के यानी कि बराबर होता है, यानी A मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो L इंटू B की जगह क्या रखा जा सकता है, L इंटू B की जगह A रखा जा सकता है, यानी क्षेत्रफल। अब आप देख रहे हैं ये टाउ बराबर इतना हो गया IAB साइन थीटा, तो ये आपका हो गया। अब यदि लूप में फेरों की संख्या n हो, तो अब देखिए अगर फेरों की संख्या की है कि इतने फेरे लपेटे गए हैं, तो ये जो n है आपका वो अगर तो यहाँ पे 1 है, तो इस तरीके से, और फेरों की संख्या अगर गिनती करा 2 है, 10 है, 50 फेरे हैं, तो वो यहाँ पे रख देंगे आप। तो टाउ का मान यानी बलाघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा हो जाएगा आपका। ये आपका बलाघूर्ण का फार्मूला हो गया। यही आपको निगमन करना था, यही आपको सूत्र दिखाना था। अब देखिए आगे अगर देखा जाए तो चल कुंडली धारामापी क्या है, ये अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चल कुंडली धारामापी क्या है और इसकी रचना, यानी इसको बनाया कैसे जाता है, और सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यह बनता कैसे है और इस सिद्धांत का वर्णन करना, यह किस सिद्धांत पर काम करता है। तो सबसे पहले देखिए इसका ये देखा जाए कि चल कुंडली धारामापी जो है ये किसे कहते हैं। यह एक चल कुंडली धारामापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कि विद्युत धारा का संसूचन तथा मापन किया जाता है। अब यानी विद्युत धारा को हम माप सकते हैं। और चल कुंडली धारामापी जो है इसकी क्रिया
जो होती है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण पर आधारित होती है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र में धारामापी कुंडली जो है वो उस पर लगने वाले जो बल आघूर्ण होता है उस पर आधारित होता है कि कितना उसका क्या होगा, यानी कितना उसको मापा जाए। तो इस तरीके से धारामापी की जो क्रिया होती है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल पर आधारित, बल आघूर्ण पर आधारित होती है। तो ये आप जान गए। तो ये चल कुंडली धारामापी किसे कहते हैं, ये उसका डेफिनेशन हो गया। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चल कुंडली धारामापी की रचना, यानी इसे बनाया कैसे जाता है। देखिए चल कुंडली धारामापी की रचना देखना है तो इधर मैं फिगर बनाया हूँ आपके लिए। इसमें तांबे के तारों से लिपटी एक कुंडली होती है। देखिए ये जो है आपका, ये तांबे के तार से लिपटी हुई एक कुंडली है। कुंडली है कौन, ये देखिए नर्म लोहे की क्रोड, ये होती है नर्म लोहे की क्रोड होती है और उसी के ऊपर तांबे की तार का कुंडली होता है। तो इसे आप कुंडली भी कह सकते हैं। और यह कुंडली जो है किस पर लपेटी गई है, तांबे के तार लपेट कर बनाई गई है कुंडली। यह कुंडली कैसे बनाई गई है, नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर तांबे का तार लपेट के बनाई गई है। ये जो आपका गोल देख रहे हैं ये कुंडली है। और फिर कह रहा है कि और यह दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच रखी जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये नॉर्थ और ये साउथ दो पोल हैं, अस्थाई चुंबक हैं और शक्तिशाली चुंबक है, इसी के बीच रखा जा रहा है। तो रखी गई है और जिसके ध्रुव नॉर्थ और साउथ हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ हैं। अब इस कुंडली में एक संकेतक लगाया जाता है। अब देखिए एक इस कुंडली से एक संकेतक लगाया गया है, यानी एक आपका ये जिसे क्या कहते हैं, सुई, एक सुई है जिसे संकेतक कहते हैं। ये सुई ही बताएगी कि कितना इसमें धारा बह रही है। तो इस तरीके से तो धारा का मापन किया जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए कि ये संकेतक लगाया गया है। अब और एक पैमाने की सहायता से धारा का मापन किया जाता है और ये पैमाना लगाया गया होता है, इस पर अंक लिखे होते हैं। ये जितना संकेतक जिस पर ऐसे जितना संकुचित होगा और जिस पर जाएगा उस हिसाब से फिर इसे कहेंगे कि इतनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो ये आप जान गए। तो एक पैमाने की सहायता से धारा का मापन किया जाता है। अब देखिए सिद्धांत, किस सिद्धांत पर यह काम करता है, तो नर्म लोहे की क्रोड को चुंबक के ध्रुवों के बीच रखकर जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, तो क्रोड के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एरो की तरह बनाया गया है नॉर्थ की ओर से और ये साउथ की ओर ऐसे है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा कब, जब इसमें हम इसे जब नर्म लोहे की क्रोड को चुंबक के ध्रुवों के बीच जब रखा जाता है और जब परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो क्या होगा कि क्रोड के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, देख रहे हैं आप, एक बराबर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। तो इस तरीके से इसका जो सिद्धांत होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इसकी दिशा, यानी जो बल युग्म कार्य कर रहा है, कार्य करेगा, उसकी दिशा जो होगी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम नियम के अनुसार पता कर लेंगे। और जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित करते हैं, यानी जो धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं मान लीजिए वो आई है, तो बलाघूर्ण जो होता है टाउ बराबर कितना अभी हमने निकाला है NI/AB साइन थीटा, जहाँ पे n क्या है, फेरों की संख्या है, कितने फेरे तार लपेटे गए हैं। और तो इस तरीके से टाउ का मान अभी हमने देखा था। और जब थीटा बराबर 90 अंश हो, यानी जब इसमें थीटा बराबर कितना हो, 90 अंश हो, तो इसका मतलब साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई अब इसमें हो जाएगा, तो NI/AB बचेगा बस। तो NI/AB इंटू 1 यानी NI/AB, टाउ बराबर कितना हो जाएगा, तो बलाघूर्ण हमारा NI/AB हो जाएगा। और इस तरीके से अब आगे देखते हैं कि अगर माना कि साम्यावस्था में ऐंठन का कोण अगर फाई है, यानी जो ऐंठन है उसमें उसका कोण जो है साम्यावस्था में अगर फाई है तथा ऐंठन बल युग्म C हो, तो ऐंठन कोण जो है के लिए बल आघूर्ण CQ होगा। तो अब देखिए कोण जो है आपका ऐंठन कोण, अगर आपका जो है ऐंठन कोण कितना मान लीजिए फाई हो और ये बल युग्म कितना ऐंठन बल युग्म C हो, तो जो ऐंठन कोण के लिए बल आघूर्ण जो लगेगा वह कितना होगा, CQ हो जाएगा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए कुंडली का बल आघूर्ण
अगर देखा जाए तो कुंडली का बला गुण, एक जगह बला गुण हम देख रहे हैं कि NiAb है, तो ये रख दिया। और ऐंठन की अवस्था में अगर देखा जाए बला गुण, तो ऐंठन की अवस्था में अभी हम निकाले हैं, देखे हैं कि CQ होगा, तो यहाँ पे CQ होगा। तो दो बला गुण दिया है, एक कुंडली का बला गुण और एक ऐंठन की अवस्था में बला गुण, तो दोनों बला गुण ही हैं, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, अब ये इधर गुणे में है, NAB जो है वह गुणे में है, तो गुणे में है तो ये भाग में हो जाएगा इधर जाके, तो CQ, ये आपका CQ ये है। और अब देखिए ये NAB जो है वो गुणे में है, तो इधर के भाग में हो जाता है, NAB बटे में चला गया इसके बटे में, और फाई को इधर बाहर निकालिए, ये Q नहीं है, सॉरी ये Q नहीं फाई है, तो ये C फाई आपका जो है, तो फाई आपका बाहर निकाल लिया, और C बटे कितना हो जाएगा NAB, और C बटे NAB जो होता है ये क्या होता है, एक K इसके जगह रख सकते हैं, यानी K ये नियतांक जो होता है, ये नियतांक होता है, K बराबर C बटे NAB होता है, तो C बटे NAB की जगह क्या रख सकते हैं, K रख सकते हैं, और ये फाई बचा, तो ये I का मान यानी धारा का मान कितना हो गया, K फाई हो गया, जहाँ K बराबर कितना होता है, C बटे NAB है, जहाँ C क्या है आप अभी देखे हैं कि ऐंठन बलयुग्म है, और N क्या है जो आपके फेरों की संख्या है, और A क्या है जो आपका क्षेत्रफल है, और B क्या है जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए अब हम बताते हैं आपको तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न जो होता है, चल कुंडली धारामापी की धारा और वोल्टेज सुग्राहिता के बारे में बताइए, और धारामापी के अमीटर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण के बारे में भी बताइए। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है। अब देखिए चल कुंडली धारामापी सुग्राहिता क्या होती है। ये चल कुंडली धारामापी सुग्राहिता जो होती है वह ये होती है कि कह रहा है कि इस धारामापी में धारा और वोल्टेज, यानी जो कौन धारामापी, चल कुंडली धारामापी जो होती है, कह रहा है कि इस चल कुंडली धारामापी में जो धारा और वोल्टेज की सुग्राहिता होती है, किसकी सुग्राहिता होती है, इस चल कुंडली धारामापी में धारा और वोल्टेज की सुग्राहिता, यानी दो चीज़ों की सुग्राहिता होती है, किसकी, धारा और वोल्टेज की। तो पहले हम ध्यान देंगे धारा सुग्राहिता की, धारा सुग्राहिता क्या होती है और इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए कुंडली में उत्पन्न जो कुंडली होती है, उस कुंडली में उत्पन्न विक्षेप यानी कुंडली में जो विक्षेप होगा आपका, यानी विक्षेप मान लीजिए फाई है, और धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो धारा सुग्राहिता बराबर क्या होगा, जो विक्षेप यानी फाई बटे आपका धारा यानी आई, यानी फाई बाई आई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता कहते हैं। ये फार्मूले से भी आप याद कर सकते हैं इसका डेफिनेशन। अब देखिए जहां हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, सी, अभी हम पीछे जाने हैं चल कुंडली धारामापी में कि सी बटे क्या होता है, CQ बटे NAB होता है, कितना बराबर, आई बराबर, जिसमें हम C बटे NAB को हम क्या मान लिए थे, K मान लिए थे नियतांक। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये फाई से फाई आपका, ये फाई से फाई आपका कट जाएगा, जब कट जाएगा तो ये NAB का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 1 में, तो ये कितना हो जाएगा, NAB हो जाएगा, और नीचे आपका C बचेगा। तो ये धारा सुग्राहिता बराबर कितना आप कह सकते हैं, फाई बाई आई भी कह सकते हैं, और धारा सुग्राहिता को NAB बटे C भी आप कह सकते हैं इस तरीके से। फिर देखिए कि धारा का अमीटर में रूपांतरण। अब धारा का अमीटर में रूपांतरण भी आपको पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में न लीजिएगा। अमीटर जो होता है, कह रहा है कि इसका रूपांतरण कैसे होता है। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा धारा के मान को बड़े पैमाने पर एम्पीयर में मापा जाता है। अब देखिए अमीटर कैसा उपकरण है जिससे हम धारा जो है उसके मान को अगर ज्ञात करना है तो बड़े पैमाने पर एम्पीयर में मापा जाता है, तो ये अमीटर होता है। अब देखिए कि धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए कुंडली के समांतर क्रम में एक उचित मान का अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसे शंट कहते हैं। अब देखिए क्या बात है, इसका क्या मतलब कि देखिए धारामापी को अमीटर में अगर बदलना है, चल कुंडली धारामापी को अगर अमीटर में बदलना है, रूपांतरित करना है, तो क्या करना होगा, करने के लिए कुंडली के समांतर क्रम में, कुंडली का समांतर क्रम में, यानी कि ये ऊपर है तो ये इसके जस्ट नीचे, यानी कि समांतर क्रम में, ये यानी एक दूसरे के नीचे हो अगर, तो उसे समांतर क्रम बोलते हैं। तो समांतर क्रम में एक उचित मान का अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं, यानी कि इसके नीचे अब किसको जोड़ देंगे, ये प्रतिरोध जोड़ देंगे, और ये अल्प प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। इसे जोड़ देंगे अगर हम समांतर क्रम में,
तो ये क्या हो जाएगी, जो चल कुंडली धारा मापी है वो आपकी किस में बदल जाएगी, अमीटर में बदल जाएगी। यानी अगर समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध नीचे जोड़ दिया जाए इससे समांतर क्रम में, तो ये क्या हो जाएगी, चल कुंडली धारा मापी से अमीटर में परिवर्तित हो जाएगी। तो आपने जान लिया कि धारा का अमीटर में रूपांतरण, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये गलती से मिस्टेक हो गया है, ये धारा नहीं धारा मापी होगी, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। तो धारा मापी था ये पहले, इसको अमीटर में अगर रूपांतरण करना है तो अल्प प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में अगर लगा देंगे तो अमीटर में चेंज हो जाएगा, जिससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अभी पता चला कि अमीटर क्या करता है, धारा के मान को बड़े पैमाने पर एम्पीयर में मापा जाता है, किससे, अमीटर से। अब आप देखिए वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है। अभी आपको बताया गया है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता जो होती है, इसमें कौन कौन सी सुग्राहिता होती है, धारा और वोल्टेज की। तो धारा सुग्राहिता के बारे में आप जान लिए, और धारा सुग्राहिता क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, धारा जो होती है, धारा मापी को कैसे हम अमीटर में बदलते हैं ये आपने जान लिया। अब देखिए कि वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है और इसे वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है। तो पहले आप जान लीजिए कि वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है। कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, देखिए कुंडली में उत्पन्न विक्षेप यानी फाई उसमें भी था, और वोल्टेज के अनुपात को, जो वोल्टेज यानी वोल्ट यानी कि वोल्ट जो होता है आपका भी के अनुपात को, यानी फाई बाई भी के अनुपात को क्या कहते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। अब वोल्टेज सुग्राहिता जो आपकी फाई है, तो फाई तो वो है ही, और भी बराबर कितना होता है, आई आर होता है। तो भी की जगह हमने क्या रख दिया, आई आर रख दिया। तो एक फार्मूला आपका ये बना कि फाई बाई भी वोल्टेज सुग्राहिता का फार्मूला। और इसके बाद फिर आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, I बराबर अभी आपने देखा था कि CQ बाई NAB होता है। तो I की जगह आपने अगर रख दिया C, और ये R तो है ही गुणे में, तो CQ यानी C गुणे Q बटे NAB अगर आपने रख दिया, तो ये देखिए आपका फाई से फाई इसमें भी कटा। तो अब देखिए ये NAB चला गया ऊपर और CR बच गया नीचे, तो NAB का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो NAB बटे CR हो जाएगा, जो आपके वोल्टेज सुग्राहिता का दूसरा फार्मूला कह सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ये फार्मूला जान गए। अब आगे जो है वो आप देखिए कि धारा मापी को हमने अमीटर में कैसे बदला। समांतर क्रम में अगर हम अल्प प्रतिरोध जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, तो हम इसे अमीटर में बदल देते हैं, ये हमने देखा। और वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, तो वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं धारा मापी को। वोल्ट मीटर पहले क्या है ये देख लीजिए, यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन किया जाता है। यानी दो बिंदु हैं उसके बीच कितना विभवांतर लग रहा है उसका माप किससे किया जाता है, वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर में अगर बदलना है उसी धारा मापी को, तो आप कैसे बदलेंगे, तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए कुंडली के श्रेणी क्रम में, उसमें क्या था समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध यानी अल्प प्रतिरोध, और इसमें श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं। तो श्रेणी क्रम में देखिए, इसी के श्रेणी क्रम में मतलब उसी दिशा में अगर हम, यानी नीचे नहीं उसी के दिशा में अगर हम उच्च प्रतिरोध R लगा दे रहे हैं, तो ये किस में बदल जाएगा, धारा मापी किस में बदल जाएगा, वोल्ट मीटर में। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। अपने दोस्तों से ज़रूर बताइएगा जिससे कि वो भी इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन तैयार कर लें, जिससे कि उनको भी लाभ हो। धन्यवाद।